cute little eathers. I am Preeti Singh, MBBS third year student, and here I am covering all the concept of biology. Please let me know in the comment section कि तुम लोग कैसे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है. So हम शुरू करते हैं चैप्टर विद इंट्रोडक्शन. ओके, सो पहली चीज हमें एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. व्हाट इज इट? Excretory system participate in removal of nitrogenous waste which is liquid from the body. ठीक है, तो क्या होता है यार, देखो हमारे बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स प्रेजेंट हैं. तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनता है उसको निकालने के लिए भी एक सिस्टम है. उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, जो हमारी बॉडी से सभी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है. और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ नाइट्रोजनस वेस्ट उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. ठीक है, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है. तो अगर वो लिक्विड है तो वो यूरेथ्रा से पास होगा. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स तो हमें और अच्छे से पता चलेगा व्हाट इज यूरेथ्रा. ठीक, तो अगर लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट यूरेथ्रा से निकल रहा है दैट इज एक्सक्रीशन. डेफिकेशन क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पार्टिसिपेट इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीकस फ्रॉम एनस. क्या होता है इसमें? जब हम खाना वाना खाते हैं तो जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू. और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसका हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है. तो वो कैसे रिमूव होता है? फीकस के फॉर्म में. कहाँ से रिमूव होता है? एनस से. ठीक है, आगे देखो. सेल एक्यूमुलेट हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी. अब होता क्या है, जो सेल है, सेल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लेता है, उसको खाता पीता है, बहुत सारी रिएक्शन होती है सेल के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है. ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वगैरह लेता है, एनर्जी गेन करता है. ठीक, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट कुछ जनरेट करता है. ठीक है, जैसे कि CO2, क्लोरीन, सोडियम, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट. तो ये क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं तो इनका बॉडी से निकलना ज़रूरी है. तो वो सेल से क्या करते हैं? ब्लड में आ जाता है, ब्लड से किडनी, किडनी से किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं विद अ डिफरेंट प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे. सो देखो यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी फ्लूइड. जो भी बॉडी फ्लूइड है, चाहे प्लाज्मा हो या ब्लड हो, उसके अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन करने को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. ये जो ऑस्मो वर्ड होता है ना, ये मेनली वाटर के लिए ही यूज करते हैं. फाइन. मैमल्स, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एप्स मेंटेन एंड रेगुलेट अ कांस्टेंट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैमल, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एप्स, ये अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, उनकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन होता है. कि याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो ऑस्मो रेगुलेशन शो करते हैं? मैमल्स, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एप्स. फाइन. कैसे ये मेंटेन करके रखते हैं? यहाँ देखो, मान लो एक फिश है, ठीक है, तो वाटर तो जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, वाटर मतलब लिक्विड जहाँ पे भी ज़्यादा होता है वो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक. ठीक है, अब इस फिश ने खाना खाया तो खाने से सॉल्ट वगैरह सब आया होगा फूड से, तो हाइपोटोनिक मटेरियल उसने अंदर लिया, तो उसके अंदर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, तो बाहर से वो पानी फिर एब्जॉर्ब करेगी, फिर अंदर हाइपोटोनिक हो जाएगा, अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो वाटर रिलीज कर देगी इन दी फॉर्म ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन. मतलब उसका यूरिन डाइल्यूट क्यों होगा? क्योंकि उसने बॉडी से फ्लूइड रिलीज किया है. ठीक है, so this is how constant water and electrolyte balance maintained in these organisms. ठीक है, अब देखते हैं यार एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. सबसे पहले अमोनिया. ठीक है, अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया जो होता है बेसिकली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है. आपका जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें होते हैं अमाइनो एसिड्स. मतलब जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है. ठीक है, अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है विच इज अमाइनो ग्रुप. ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड में जो होता है वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेसिस में भी आपका होता है अमाइनो ग्रुप. ये अमाइनो ग्रुप आपके अमोनिया में चेंज हो जाता है विच इज अ नाइट्रोजनस बेस. अब अमोनिया के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है. ये पूछा जाता है कि कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, दैट इज अमोनिया. फाइन. एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट रिमूवल. अब ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है कि इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है. तो होता क्या है, कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो अमोनिया है ये आपका यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि यूरिया और यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें कम वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो क्या होता है, जो अमोनिया है ये यूरिया
यूरिया और यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। कहाँ पे चेंज होता है? लीवर के अंदर जा करके, ठीक है। लीवर बहुत ही बढ़िया ऑर्गन है, बहुत सारे काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वाटर भी कंजर्व कर लेते हैं, ठीक। तो एक बार और बता देती हूँ कि जो आपका अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। अब इतना पानी तो भाई हमारी बॉडी में नहीं है, ठीक है। तो हम तो अपना पानी कंजर्व करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस अमोनिया को लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड। कहाँ पर? लीवर के अंदर, जिससे कि हमारा वाटर भी कंजर्व हो जाता है। एमोनोटेलिज्म क्या होता है? देखो यार, एमोनोटेलिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं बॉडी से। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक इंसेक्ट जो पानी में होगी, जाहिर सी बात है वो अमोनिया रिलीज करेंगे, क्यों वो मैं बाद में बताऊंगी। क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियन में प्रोन एंड क्रैब्स, ठीक है। बोनी फिशेस एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल याद रखना, क्रोकोडाइल भी बेसिकली आपका अमोनिया रिलीज करता है। अब हम यूरिया के बारे में देखते हैं। पहले यूरिया बनता कैसे है? जो आपका अमोनिया होता है वो एंटर करता है लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के फॉर्म में बेसिकली आपका जो अमोनिया है वो लीवर सेल में एंटर करता है, और लीवर सेल में वो अमोनिया की फॉर्म में जाने के बाद कन्वर्ट हो जाता है आपके यूरिया में, ठीक है। पूरा एक साइकिल होता है, ऑरेंथाइन साइकिल होता है, जो अब नहीं पढ़ाया जाता है, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है तो जानने की ज़रूरत नहीं है। तो उस ऑरेंथाइन साइकिल में बहुत सारे लीवर एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने में, ठीक है। देखो ये सॉरी हाँ, अब देखो ये जो अमोनिया है ये आपकी लीवर सेल्स में गया और लीवर में जाकर के इसने यूरिया बनाया। अब वो यूरिया बेसिकली हेपेटिक वेन के थ्रू, हेपेटिक वेन के थ्रू कहाँ पर गया? वेना कावा में, क्योंकि जो सारी छोटी छोटी वेन, जो भी छोटी छोटी वेन्स होती हैं ऑर्गन्स की, वो वेना कावा में अपना ब्लड ड्रेन करती है। देखो किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस फ्लूइड की जरूरत होती है? हमें ब्लड की। तो जैसे ब्लड वेन्स में जाता है, ठीक। तो अब ब्लड में ये बेसिकली यूरिया है, यूरिया फिर गया वेना कावा में, वेना कावा से हार्ट के अंदर, हार्ट से आउटा में, ठीक। आउटा, क्योंकि हमें इस यूरिया को एक्सक्रीट आउट करवाना है तो उसको किडनी तक पहुंचाना होगा, ठीक है। तो किडनी के लिए जो आउटा है वो रीनल आर्टरी में वो यूरिया डालेगी, फिर वो जो रीनल आर्टरी है वो किडनी में आएगा। एक चीज़ याद रखना है, ये जो रीनल आर्टरी है इसमें कम यूरिया है कंपैरेटिव टू हेपेटिक वेन, ठीक है। क्यों कम है? क्योंकि जाहिर सी बात है ना, डायरेक्टली जो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होकर के आपके हेपेटिक वेन में आया था, ठीक। तो जाहिर सी बात है हेपेटिक वेन में ज़्यादा ही यूरिया होगा। अब क्या हुआ, किडनी से निकलती है आपकी रीनल वेन। अब ये जो यूरिया बेसिकली किडनी में आया तो किडनी ने उसको बिल्कुल फिल्टर कर दिया होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है फिर जब जो रीनल वेन में जो यूरिया जाएगा वो तो बहुत कम होगा ना। इसलिए क्या होता है, रीनल वेन में लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होता है। एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जर अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन हेपेटिक वेन, और लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें प्रेजेंट होता है? आपके रीनल वेन में। याद रखना, सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपके हेपेटिक वेन में यूरिया होता है, सबसे कम अमाउंट में यूरिया कहाँ पर होता है? आपके रीनल वेन में, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ पर देखो, रिमूवल ऑफ यूरिया रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेंस हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। ये मैंने पहले भी बताया है कि भाई यूरिया को रिलीज करने में कम पानी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए तो हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है हमारा पानी भी कंजर्व हो जाएगा, फाइन। यूरियोटेलिज्म कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग, कार्टिलेजिनस फिशेस में आपका शार्क, मैमल्स एंड टर्टल्स, फाइन। यूरिक एसिड देख लेते हैं। यूरिक एसिड आपका लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या है? आपका यूरिक एसिड। इसे याद रखना है, ठीक। इसको सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है रिमूव करने के लिए, फाइन। तो दे आर एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पैलेट और पेस्ट। जैसे तुमने देखा होगा वो जो उड़ता हुआ कबूतर होता है, जितने भी बर्ड्स वगैरह होता है, उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट किस फॉर्म में होता है? सॉलिड पैलेट और पेस्ट के फेमस छोटे छोटे कंकड़ जैसे फॉर्म में, फाइन। यूरिकोटेलिज्म कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? बर्ड्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट में आपका कॉकरोच, रेप्टाइल्स में आपके लिजर्ड और स्नेक्स। अब टॉक्सिसिटी
टॉक्सिसिटी लेवल की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक आपका होता है अमोनिया, फिर होता है यूरिया, फिर होता है आपका यूरिक एसिड। फाइन, तो ये मोस्ट टॉक्सिक होता है, ये पूछा जाता है विच इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजन फेस। और लीस्ट टॉक्सिक में आपका क्या आता है, यूरिक एसिड, दिस इज लीस्ट टॉक्सिक। तो याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ सी द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। फाइन, देखो यार जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उन पे तो उनके पास डेफिनेटली सिंपल सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है, ठीक है। तो उनके पास सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। फाइन, अब जो वर्टिब्रेट्स होता है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो अगर वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है तो भाई उसमें कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे। और हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। फाइन, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किन किन एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला, बॉडी सरफेस वॉल, जो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स होंगे जैसे कि पॉलीफेरास या सीलंट्रेटा, वो अपने बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। फ्लेम सेल्स, जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलिनोसाइट्स भी कहते हैं, वो किन में प्रेजेंट होते हैं, आपके प्लेटेहेल्मिन्थीज में, रोटिफर्स में। रोटिफर्स बेसिकली आपके होते हैं एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स। फाइन, एंटीनरी ग्लैंड्स, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, किन में प्रेजेंट होता है, आपके क्रस्टेशियंस में, ठीक है, जैसे कि प्रॉन, क्रैब, क्रेफिशेस, ठीक है। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, PCC, है ना, ओके। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किन में प्रेजेंट होता है, ये तो सबको पता होता है, हमारे प्यारे कॉकरोच में जो हर घर में मिलता है, ठीक है, विच इज अ टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैंड पे होता है, तो इसलिए टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट। कोएक्सियल ग्लैंड्स किस में प्रेजेंट होता है, आपके स्पाइडर और स्कॉर्पियो में। फाइन, नेफ्रिडिया किस में प्रेजेंट होता है, एनलिडा में, जैसे कि अर्थवॉर्म। किडनी किन में प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस, स्पाइसेस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब इसके बाद मैंने सोचा है कि हम 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। उससे पहले मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी। तो देखो यार, मैंने बहुत से बच्चे देखे और मैं खुद भी वैसी ही थी। हम अपने दिमाग में क्या बिठा लेते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन होगा तभी हम लाइफ में खुश रहेंगे, थोड़े से खुश रहेंगे, ठीक है, तभी हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, नहीं तो उससे पहले हम दिवाली के दिन भी बस कमरे में बंद रह करके पढ़ते रहेंगे 14 से 16 घंटे। पता है क्या होता है, पढ़ाई करने के ना 2 तरीके होते हैं, या तो आप हेल्दी तरीके से पढ़ लो या आप अनहेल्दी तरीके से पढ़ लो। और आजकल मैं देख रही हूँ जो बच्चे हैं, या जो मैं भी जब पढ़ती थी तब भी, तो मैंने अनहेल्दी तरीका ही अपनाया था, ठीक है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, सिर्फ 4 से 5 घंटे सोना है, किसी से मिलना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करनी है, कोई फेस्टिवल नहीं मनाना है, ठीक है, और खुश तो रहना ही नहीं है, क्योंकि खुशी कब मिलेगी, जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा हम अपने माइंडसेट, अपने दिमाग को, हर एक नीट एस्पिरेंट ऐसा बना लेता है अपने दिमाग के अंदर कि भैया खुश तो हम अब सिलेक्शन के बाद ही होंगे, उससे पहले तो हम खुश हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग वे ऑफ स्टडिंग, ठीक है। इतना स्ट्रेस ले लेते हो तुम, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले करके पढ़ते हो कि भैया बस सिलेक्शन लेना, बस पढ़ते रहना है, ठीक है। ये तरीका लिटरली बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों डैमेज हो जाती है। और फिर ऐसे सक्सेस का क्या ही फ़ायदा जिसमें आप अपने बॉडी, माइंड सब स्पॉइल कर दें, ठीक है। अब हेल्दी पढ़ाई करने का क्या तरीका हो सकता है, प्रॉपर 6 से 7 घंटे आप स्लीप लो, ठीक है, अच्छा खाना खाओ, गुड फूड। अब क्या होता है ना, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम कुछ भी खाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा ब्रेन बिल्कुल ढंग से काम नहीं करता है, क्योंकि आप जो भी फीड करोगे उससे ही आपके बॉडी के ऑर्गन फंक्शन करते हैं। अच्छा, तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या नीट के टाइम भी तो बच्चे कुछ भी खाने लग जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, किसी से बात ही नहीं करनी है बिल्कुल भी। देखो, आपका जो ब्रेन है ना, उसको रिफ्रेश होने का टाइम चाहिए ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। अब आप क्या पढ़ रहे हो 14 से 16 घंटे, आप डाटा फीड कर रहे हो, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा मैं 14 से 16 घंटे तो पढ़ रहा हूँ, पर भैया मेरे दिमाग में तो कुछ जा ही नहीं रहा है, तो ऐसी पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या है। तो आप हेल्दी तरीके से पढ़ाई करो, जिसमें आप प्रॉपर 6 से 7 आवर अच्छी स्लीप लो, ठीक है, अच्छा खाना खाओ। अच्छे खाने का मतलब है हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह का खाओ, जूस वगैरह पियो, और थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करो।
30 मिनट 15-20 मिनट जो भी आपके पास है, पढ़ाई के बीच में भी आप प्रॉपर ब्रेक लो 10-15 मिनट का, थोड़ी देर म्यूज़िक सुनो, इधर उधर घूमते रहो, ठीक है, मतलब कि उठ करके थोड़ा सा घूम लो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी ना किसी से बात करते रहो, बिल्कुल खुद को आइसोलेट नहीं कर लेना है, ठीक है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं। ऐसे नहीं 2-2 3-3 घंटे बतिया रहे हैं, नहीं, ये बात आपको पता है। 5 से 10 मिनट रोज आप अपने पेरेंट्स से बात करो या किसी भी फ्रेंड से बात कर लो। ये सब चीज़ें भी आपको हेल्प ही कर रही हैं सक्सेसफुल होने में, ठीक है। इवन जब आप हेल्दी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका जो सक्सेस रेट है भाई वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि दिवाली आई, होली आई, कुछ भी आया तो बिल्कुल ही नहीं एंजॉय करना है। पूरे दिन पढ़ाई करो, शाम को थोड़ा बहुत एंजॉय करो 2-3 घंटे फैमिली के साथ, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितना हम खुश रह के कोई काम करते हैं उस काम के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तुम्हें खुश रह करके पढ़ाई करनी है, ये मैं डे 1 से बोल रही हूँ, जब से मैंने यूट्यूब पर ऐसे पढ़ाना शुरू किया है। खुश रह के पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ हेल्दी तरीके से पढ़ाई करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो स्ट्रेस में पढ़ाई करते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बस यही जिनके 2-3 ड्रॉप हो जाते हैं, यही सोचता है कि भैया आप तो खुश ही सिलेक्शन की बात होंगे। देखो यार, कभी भी ना सक्सेस कभी डिटरमाइन नहीं करती है आपके हैप्पीनेस, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्दी तरीके से पढ़ाई करो, मैं बस ये चाहती हूँ। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम लोग कैसे पढ़ाई करते हो, एंड अपनी सारी क्वेरीज भी पूछो। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, दिस इज समथिंग न्यू मैंने ऐड किया है अपने लेक्चर्स में। पहला, व्हाट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीकस। क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है जिससे हम अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको हम बॉडी के थ्रू निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ फीकस। एसिमिलेशन या एक्सक्रीशन या डेफिकेशन या कोई भी नहीं। तो देखो बेटा, डेफिकेशन वो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीकस की फॉर्म में रिमूव होता है। कहाँ से रिमूव होता है, एनस से, पढ़ा था ना हमने। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है कि जब हम फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमें सेल्स तक पहुंचाना होता है, तो पहले वो डाइजेस्टेड फूड क्या कहते हैं, पहले उसकी डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन आपका ब्लड में होता है, फिर ब्लड में जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो वहाँ ब्लड से वो टिश्यू के सेल्स के पास जाता है। तो बेसिकली जब वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट जो है जब सेल के पास जाता है या टिश्यू के पास जाता है, उसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो लिक्विड वेस्ट होता है, जब हम बॉडी से उसको रिमूव करते हैं थ्रू यूरेथ्रा, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। डेफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया। व्हाट इज द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट कौन सा होता है बताओ। अमोनिया, ये हमने पढ़ा था, क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। इसमें तो जो हिप्यूरिक एसिड है ये भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हमारी बॉडी में बनता है। व्हाट इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक कौन सा होता है, यूरिक एसिड या क्रेटिनिन या यूरिया या अमोनिया। यूरिक एसिड, इसको रिमूव आउट करने के लिए हमें बहुत कम वाटर की जरूरत होती है। फाइन, अब एक चीज ध्यान से यहाँ पर देखो कि तुमको बस ये याद कर लेना है, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, फिर यूरिया होता है और फिर यूरिक एसिड होता है, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो यूरिकोटेलिज्म। पहले तो यूरिकोटेलिज्म कौन होता है, जो यूरिक एसिड रिलीज करता है, वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीशन में यूरिक एसिड रिलीज करता है। बताओ अब, फ्रॉग क्या है पहले, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड या कॉकरोच, कौन सा यूरिकोटेलिज्म शो करता है, सॉरी कौन सा यूरिकोटेलिज्म शो नहीं करता है। स्नेक तो शायद करता है, रेप्टाइल है, कॉकरोच भी करता है, बर्ड भी करता है मेरे अकॉर्डिंग, फ्रॉग नहीं करता, क्योंकि फ्रॉग क्या है, यूरियोटॉलिज्म, ये यूरिया रिलीज आउट करता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और ये है तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप,
प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर ये वीडियोस तुम्हें हेल्प कर रही हैं तुम्हारी स्टडीज़ में, सो प्लीज़ शेयर टू दी ऑल द नीटेस्ट फ्रेंड जिन्हें भी तुम जानते हो या तुम्हें जिन्हें भी लगता है कि ये वीडियोस उनकी हेल्प कर सकते हैं, एंड ऑल्सो टू द क्लास 11 स्टूडेंट्स। ओके, बाय, मिलते हैं कल।